नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास हम लोग देखने वाले हैं। क्लास 22 है साथियों, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 4 को पढ़ना है। थायराइड ग्लैंड के बारे में समझना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में सीख लिया। पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में समझ लिया। साथियों, ये क्लास बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है। और इस नंबर पर आपको पीडीएफ पूरी तरीके से आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। आज साथियों हम लोग थायराइड ग्लैंड्स को समझेंगे। तो आप जब थायराइड ग्लैंड्स को देखते हैं तो साथियों यहां पर आप देख सकते हैं, ये बाइलोब्ड ग्लैंड है। बाइलोब्ड एच शेप में या बटरफ्लाई शेप में ये ग्लैंड है साथियों। बटरफ्लाई शेप में ये ग्लैंड है, ये आप देख सकते हैं इसको। बात समझ रहे हैं। इसको मैं दूसरे पेन से दिखाऊं तो शायद बहुत क्लियरली आप स्पष्ट देख पाए। ये साथियों ये ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये समझ रहे हैं, जो कि ये वोकल कॉर्ड है, लैरिंग्स जिसे आप बोलते हैं, लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के जस्ट नीचे ये है थायराइड ग्लैंड। ये जो आपको पाइप दिख रही है, ये पाइप ट्रैकिया की है साथियों। ये श्वास नली है, ये श्वास नली है। ये कैसी नली है? श्वास नली है साथियों, ये श्वास नली है, ट्रैकिया है। बात समझ रहे हैं। और लैरिंग्स के जस्ट नीचे वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे है ये, वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे ये जो साथियों थायराइड ग्लैंड है, इसके बारे में समझिए। अगर इसका हम आपको एनाटॉमी काट दें, अगर इतने पोर्शन को कट करके इनकी एनाटॉमी देखें, समझ रहे हैं, इनके एनाटॉमी, इनका क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो इसमें क्या आपको दिखाई देंगी साथियों? बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे, छोटे और बड़े सेल्स, इस तरीके से। इसे हम फॉलिकल बोलते हैं। इस फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं, फॉलिकुलर सेल्स। और यहां पर लिक्विड भरा होता है जिसे स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं। नाम इंग्लिश में है लेकिन ऐसा कुछ कठिन नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। स्ट्रोमल टिश्यू नाम जैसे हिंदी में है वैसे इसका भी नाम है। और ये साथियों फॉलिकल है, फॉलिकल्स है। अब इसमें दो सेल पाई जा रही हैं, एक फॉलिकुलर सेल, मैं रेड से इसको दिखा दे रहा हूं, कोशिकाएं हैं साथियों। इस कोशिका का नाम है फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल। और साथियों यहां भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं इस स्ट्रोमल टिश्यू में, जिसको पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल बोला जाता है। पैराफॉलिकुलर कोशिकाएं हैं साथियों, ये भी फॉलिकुलर कोशिकाएं या कूप कोशिकाएं कह सकते हो आप, कूप कोशिकाएं। पराकूप कोशिकाएं इसको बोलते हैं, कूप के जो परा हो, पराकूप कोशिकाएं। अब चाहे इंग्लिश में नाम याद करिए चाहे हिंदी में नाम याद करिए, कोशिकाएं हैं। एक मिनट साथियों, स्लाइड थोड़ा सा, हाँ। तो कूप कोशिकाएं और पैराकूप कोशिकाएं हैं ये आपने स्पष्ट देख लिया किस तरीके से ये काम कर रही हैं। काम क्या कर रही हैं अब मैं बता रहा हूं क्या काम करती हैं। ये जो कूप कोशिकाएं होती हैं साथियों, ये T3 और T4 हार्मोन का स्रावण करती हैं। T3 का मतलब है ट्राई आयोडो थायरोनिन। बात समझ रहे हैं। और T4 को हम कहते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन। इसी को साथियों थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा हार्मोन है भाई? थायरॉक्सिन हार्मोन।
थायरॉक्सिन हार्मोन, T4 हार्मोन। साथियों ये अगर T3 T4 में देखा जाए तो ये समझिए 90% ये स्रावित हो रही हैं और 10% का स्रावण ये कर रही हैं। पैराकूप कोशिकाएं से क्या निकलता है? पराकूप कोशिकाओं से क्या निकलता है? तो साथियों आपने पैराकॉयल्सिटोनिन, एक मिनट साथियों, ये नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। हाँ, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीशन करती है। थायरोकैल्सिटोनिन, ओफो, थायरोकैल्सिटोनिन, ये ऐसे क्यों हो जा रहा है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण हो रहा है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, यहां पर अगर मैं बताऊं तो ये देखिए थायरोकैल्सिटोनिन, स्लाइड्स, ये देखिए थायरो, एक मिनट साथियों, सब बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो आपने देखा पैराफॉलिकुलर सेल्स जो हैं, पराकूप कोशिकाएं जो हैं, वो थायरोकैल्सिटोनिन का स्रावण कर रही हैं। थायरोकैल्सिटोनिन का स्रावण कर रही हैं। वहीं पर T3 और T4 का स्रावण कौन कर रहा है? कूप कोशिकाएं कर रही हैं, फॉलिकुलर सेल्स कर रही हैं। T3 T4 में 90% किसकी मात्रा है? टेट्रा आइडोथायरोनिन की, और T3 की मात्रा कितनी है? ट्राई आइडोथायरोनिन की 10%। यहां शब्द लगा हुआ है आइडो साथियों। आइडो, आइडो का मतलब क्या होता है? आयोडो का क्या मतलब होता है? जिसमें आयोडीन, इसमें आयोडीन, इसमें देखिए T3 T4 में दो चीजें मौजूद हैं। नंबर एक साथियों आयोडीन मौजूद है, आयोडीन मौजूद है। और दूसरा, दूसरा क्या? टायरोसिन अमीनो एसिड्स मौजूद है, टायरोसिन अमीनो एसिड। तो टायरोसिन अमीनो एसिड मौजूद है और आयोडीन, दो ही फैक्टर हैं T3 T4 में। एक तो आयोडीन मौजूद है, दूसरा टायरोसिन मौजूद है। ये टायरोसिन क्या होता है साथियों? अमीनो अम्ल होता है। ये क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल होता है, बस इतना याद रखो, अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स। और आयोडीन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। बात समझ गए? अब T3 T4 हार्मोन का काम क्या है? क्योंकि ये फॉलिकल सेल कूप कोशिकाओं से निकल रही हैं, और थायरोकैल्सिटोनिन का क्या काम है ये हमको सीखना है। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम बात करें, हाँ, T3 T4 हार्मोन का क्या काम है? तो अगर हम यहां पर देख सकते हैं, जैसे T3 हार्मोन है, T4 हार्मोन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन है, थायरोकैल्सिटोनिन। बात समझ रहे हैं? उसी को ही दिखाया गया है। और साथियों इसको कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती थी, याद होगा आपको, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हार्मोन सिक्रीट करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। बात समझ रहे हैं? कौन सा? TSH हार्मोन। ये हमारी पिट्यूटरी स्रावित करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी
का सिक्रीशन होता है टीएसएच, और ये टीएसएच थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले T3 T4 और कैल्सिटोनिन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अगर साथियों हम T3 और T4 का वर्क देखें, इसका मेनली वर्क क्या है, तो देखिए इसका मेन काम है बीएमआर को कंट्रोल करना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को साथियों कंट्रोल करना। बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होती है साथियों, बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या चीज होती है, कोई चीज बन रही है या कोई चीज टूट रही है, कोई चीज बन रही है जिसको हम उपचय कहते हैं या एनाबोलिज्म, और कोई चीज टूट रही है उसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, अपचय। उपापचयी यानी कि उपचय और अपचय को बनाने के लिए ये क्या काम कर रही है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित कर रही है, क्रिया को नियंत्रित कर रही है, नियंत्रित, बात समझिए। उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म समझते हो, कोई चीज बनना और कोई चीज का विखंडन होना को कंट्रोल, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। कोई चीज बनना को हम एनाबोलिज्म कहते हैं इंग्लिश में, और कोई चीज टूटने को कैटाबोलिज्म कहते हैं। हिंदी में कोई चीज बनने को उपचय कहते हैं और कोई चीज बनने को अपचय कहते हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो उपापचयी क्रियाएं हो जाएंगी साथियों। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट टूटने का मेन काम कंट्रोल यही करती है। दूसरा साथियों, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, बॉडी बॉडी टेम्परेचर, तापमान को कंट्रोल करती है। फीमेल में साथियों जो मासिक चक्र चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बात समझ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कह सकते हैं, यानी कि मासिक चक्र को कंट्रोल करने का मेन काम फीमेल में, किसमें, फीमेल में, बॉडी टेम्परेचर। साथियों फिजिकल व मेंटल ग्रोथ, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को कंट्रोल करना, यानी कि शारीरिक और मानसिक वृद्धि, शारीरिक व मानसिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि को कंट्रोल करने का मेन श्रेय फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना। और जो कुछ पशुओं में, कुछ जानवरों में मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है, कायांतरण की प्रक्रिया होती है, जैसे टैडपोल से ही मेढक बनता है, वो टैडपोल से मेढक बनने की प्रक्रिया में भी ये थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। खैर वो तो हम ह्यूमन में नहीं है, वो उसमें बीएमआर को कंट्रोल करना, कोई चीज टूटना या बनना, जैसे फैट का टूटना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का बनना और टूटना की प्रक्रिया, इसी को कहते हैं बीएमआर। किस तरह से टूट रही है और हमारे शरीर को कैसे नियंत्रित कर रही है, कैसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। दूसरा साथियों, शारीरिक तापमान, शारीरिक तापमान को कंट्रोल करने का काम मेनली क्या है, कौन करता है, T3 एंड T4 हार्मोन। बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा किसका रोल होता है साथियों, T4, 90% इसी का रोल है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इनको मेन काम इनका होता है साथियों। अगर इनकी कमी हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए साथियों, हाइपो सिक्रीशन हो, अल्प श्रावण हो जाए, अल्प श्रावण, तो क्या हो जाएगा साथियों, चाइल्ड में गंभीर बीमारी हो जाती है जिसे क्रिटिनिज्म बोलते हैं। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, जो बच्चा होता है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाता है बच्चा।
उसकी मेंटल ग्रोथ भी रुक सकती है। बच्चा स्टेराइल यानी कि बाजपन की दिक्कत से भी सामना हो सकता है उसका। बाजपन केवल फीमेल के लिए नहीं है बल्कि मेल के लिए भी है। स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, फीमेल में ओवम का निर्माण नहीं होगा। कुपोषण यानी कि बच्चे का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम हो जाएगा, बीएमआर बहुत मतलब कम हो जाएगा। बच्चा मतलब शरीर से बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत जैसे फूला हुआ टाइप में। अगर इसको हम दिखाएं आपको, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्रिटिनिज्म की ही दिक्कत है इस बच्चे में। नीचे लिखा हो क्रिटिनिज्म। और एडल्ट में एक गंभीर बीमारी होती है मिक्सोइडमा, हेयर ड्राई, कोर्स, स्पार्स, लेटरल आई ब्रो थिन्स। बात समझ रहे हैं? दूसरा, पफी डल फेस विद द ड्राई स्किन, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और झुर्रियां पड़ जाती हैं स्किन पर। बात समझ रहे हैं? मिक्सोइडिमा की दिक्कत होती है, मिक्सोइडिमा। यह एडल्ट में होता है साथियों। बीमार बहुत कम होने लगता है, यानी कि शरीर कुपोषित हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? एडल्ट में साथियों किसकी दिक्कत होती है? मिक्सोइडिमा, बहुत इंपॉर्टेंट। मिक्सोइडिमा ये बहुत ही एक तरीके से गंभीर बीमारी है। यहां मैंने अभी आपको दिखाया था ये प्रॉब्लम्स, मिक्सोइडिमा, ये प्रॉब्लम्स। तो एडल्ट में ये प्रॉब्लम होने लगती है। चाइल्ड में क्रिटिनिज्म, कुपोषण। मिक्सोइडमा में बच्चा एडल्ट तो हो गया है, लेकिन अब क्या समस्या हो जाएगी? एडल्ट में पीछे हंच निकल सकता है, हड्डी में डिफॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, 4-5 उंगलियों की जगह 6-7 उंगलियां निकलने लगी। ये मिक्सोइडमा की ही दिक्कत है एडल्ट में। बात समझ रहे? तो अच्छा, मैंने वो हाइपो सिक्रीशन की बात, सॉरी, ना अभी हंच वगैरह की प्रॉब्लम नहीं, ये हाइपर सिक्रीशन में होगा। हाइपर सिक्रीशन है, अगर हम हाइपो सिक्रीशन में कहें तो वही सारी समस्याएं, बीएमआर बहुत कम हो जाएगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाएगा और शरीर कमजोर हो जाएगा। धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी क्योंकि आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट टूट ही नहीं रहा है सही टाइम पे। एक तरीके से शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी, व्यक्ति मोटा हो सकता है, इस तरीके की दिक्कत। अगर साथियों हाइपर सिक्रीशन हो जाए, हाइपर सिक्रीशन, बात समझ रहे हैं? तो ऐसे में पहले हाइपोसिक्रीशन की एक प्रॉब्लम और है, मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूं साथियों। ग्वाइटर एक गंभीर बीमारी ग्वाइटर होती है, मैं उसका डायग्राम ला नहीं पाया हूं। ग्वाइटर एक गंभीर समस्या होती है, डेफिशिएंसी से ही होता है। ग्वाइटर, घेघा रोग, घेघा रोग होता क्या है? T3 T4 हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पा रहे हैं सही से। क्यों? क्योंकि आयोडीन की शरीर में कमी हो गई है, और आयोडीन की यदि शरीर में कमी हो जाएगी तो भी T3 T4 हार्मोन, बेसिकली ज्यादातर T4 हार्मोन सही से बनेगा नहीं। और T4 हार्मोन सही से यदि बना नहीं, हमारी थायराइड ग्लैंड बनाना तो चाह रही है लेकिन आयोडीन नहीं है। ऐसे में हमारी जो कोशिकाएं होंगी थायराइड ग्लैंड की, वो फूलकर बड़ी होती जाएंगी और ऐसे में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, घेघा रोग जिसे कहते हैं साथियों, घेघा रोग। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियरली समझ में आया? तो ग्वाइटर ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा साथियों, हॉसीमोटो एक डिजीज है। हॉसीमोटो डिजीज, हॉशीमोटो डिजीज में क्या होता है कि T3 T4 हार्मोन के कम स्रावण से क्या होगा? हॉशीमोटो डिजीज में
अगर T3 T4 हार्मोन कम स्रावित हुई तो कभी कभी थायराइड ग्लैंड की जो कोशिकाएं होती हैं, समझ रहे हैं, उनको हमारी डब्ल्यूबीसी मारकर खत्म करने लगती हैं। यानी कि शरीर की जो एंटीबॉडी है वो थायराइड ग्लैंड की कोशिकाओं को ही विदेशी पदार्थ मानने लगती हैं, एंटीजन के रूप में ट्रीट करती हैं और उनको मार के खत्म करने लगती हैं। इसी को ही हम कहते हैं सुसाइड्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, या थायराइड की आत्महत्या इसे कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या, आत्महत्या इसे कहते हैं, सुसाइड्स ऑफ द थायराइड। हॉशिमोटो डिजीज में क्या है, T3 T4 का इतना कम श्रावण हुआ, इतना कम सिक्रीशन हुआ कि हमारे शरीर की जो ब्लड में डब्ल्यूबीसी है वो थायराइड ग्लैंड को ही विदेशी पदार्थ मान रही हैं, शरीर का भाग ही नहीं मान रही हैं और उनका भक्षण करने लगती हैं, उनको खाने लगती हैं। इस प्रॉब्लम को हॉशिमोटो डिजीज कहते हैं। ग्वाइटर में क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है जिससे T3 T4 हार्मोन सही से बन नहीं पाते, क्योंकि टायरोसिन चाहिए और आयोडीन चाहिए। ऐसे में हमारी जो थायराइड ग्लैंड की कोशिकाएं हैं, सेल हैं, वो थायराइड बनाना तो चाह रही हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। ऐसे में वे स्वेल कर जाती हैं, यहां पर वो हमारी थायराइड ग्लैंड फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे ग्वाइटर कहेंगे साथियों। मिक्सोइडमा एडल्ट में दिक्कत आती है कि बीएमआर हमारा बहुत कम हो जाता है, चाइल्ड में भी कुपोषण की समस्या होती है। तो ये हाइपोसिक्रीशन अल्प श्रावण से है। अगर हम अधिक श्रावण की बात, ये देख लीजिए थायराइड ग्लैंड की ही बात कर रहे हैं, ये अपर और मतलब ये फ्रंटल पोर्शन है, ये डार्सल पोर्शन है। अगर हम बात करें अल्प श्रावण, हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन, अगर अति श्रावण हो तो क्या होगा साथियों, अति श्रावण में क्या होगा, अति श्रावण में क्या होगा? एक गंभीर प्रॉब्लम आती है साथियों, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज या एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर के नाम से भी उसको जानते हैं, एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर। एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर इसको कहते हैं। इसमें हाइपर सिक्रीशन में इतना ज्यादा सिक्रीशन होता है कि इसमें बड़ी समस्याएं आने लगती हैं। हमारी बॉडी मेंटल ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं अनबैलेंस वे में बढ़ने लगती है। अनबैलेंस में ऐसे में व्यक्ति को मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरा, बॉडी ग्रोथ में जैसे एक्रोमेगाली में समस्याएं आती थी, हाथ पैर का लंबा छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, बैक में हंच निकल आना, कुबड़ निकल आना, इस टाइप में समस्याएं इसमें आ सकती हैं ग्वाइटर, एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ग्रेव्स डिजीज की ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छे से गौर करिएगा, यहां मैंने ये चीज का जिक्र नहीं किया, ये जो मिक्सोइडिमा है ये एडल्ट ज्यादातर फीमेल में होगा, फीमेल में होगा साथियों, फीमेल में, महिलाओं में ज्यादातर होता है इसकी कमी से, ज्यादातर प्रेगनेंसी के केस में यह चीज चेक किया जाता है। थायराइड की यदि प्रॉब्लम है, बात समझ रहे हैं, महिला में, और बच्चे को वो जना रही है, यानी कि बच्चे को जन्म दे रही है, तो बच्चे में मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। बीएमआर तो कम ही होगा, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, और बच्चा गूंगा और बहरा हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एडल्ट में ये ज्यादातर फीमेल में देखने को मिलता है, ज्यादातर प्रेगनेंसी के समय, इसलिए प्रेगनेंसी के समय चेक कराते हैं लोग। अतिश्रावण में ग्रेव्स प्रॉब्लम एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर के नाम से आप यहां पर इसका देख सकते हो।
मैंने आपको दिखाया, ये देखिए आई बॉल जो होती है बेटा, ये देखिए आप इस तरीके से बाहर निकलने लगती है। आई के नीचे ये जो स्किन है ये लटकना चालू कर देती है। ये बात समझ रहे हैं? पहले ये स्थिति, धीरे धीरे इस तरीके की स्थितियां आने लगती हैं। ये ग्रेव्स डिजीज के ही परिणाम है। ये मिक्सोइडिमा क्रेटिनिज्म में आप देख लिए ये क्या इसमें प्रॉब्लम है। बात समझ में आ गया? अब साथियों एक हार्मोन है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि हमारे किस पोर्शन से निकल रहा है? थायराइड ग्लैंड, मैंने आपको जो बताया था, यानी कि पैरा फॉलिकुलर सेल। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पैरा फॉलिकुलर सेल से निकल रही है थायरोकैल्सिटोनिन। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये पूछा जाता है साथियों। ये क्या काम करता है थायरोकैल्सिटोनिन? साथियों थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या काम करता है साथियों? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, डिक्रीज करता है साथियों। कैल्शियम की मात्रा को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है साथियों। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को डिक्रीज, तो कहां लेके जा रहा है? कहां लेके जा रहा है बता सकते हैं आप साथियों? इस कैल्शियम को ब्लड से बोन में स्टोर करता है। जबकि साथियों अभी आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर हम बताएं, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड यहां आप देख सकते हो, ये देखिए इनके पैरा, ये जैसे थायराइड ग्लैंड का डार्सल पोर्शन है, पिछला भाग, तो पिछले भाग में देखो मटर के दाने के समान येलो येलो दो ग्लैंड्स, चार ग्लैंड्स है, जिसे सुपीरियर पैराथायरॉयड, इंफीरियर पैराथायरॉयड बोलते हैं। दो ऊपर की हैं, दो नीचे की हैं। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जानते हो क्या हार्मोन सिक्रीट करती हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का ये एंटागोनिस्टिक है साथियों। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड ये कहां पर उपस्थित है अगर पूछ लिया जाए, तो थायराइड ग्रंथि के पीछे वाले हिस्से पर, थायराइड ग्रंथि के ठीक है पिछले भाग पर है। बात को समझिए, बैक पोर्शन पर, थायराइड ग्लैंड के बैक पोर्शन से डार्सल पोर्शन पर है, यानी कि बैक पोर्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। संख्या में कितने होते हैं? चार इन नंबर, फोर इन नंबर होते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं साथियों? थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे पैराथार्मोन कहते हैं। और याद रखिए, इट इज एंटागोनिस्टिक ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन। मतलब साथियों ये पैराथ हार्मोन, इट इज एंटागोनिस्टिक। ये क्या है? ये साथियों थायरोकैल्सिटोनिन का अपोजिट काम करता है, कैल्शिटोनिन के विरोध में काम करता है, उल्टा काम करेगा। मतलब साथियों ये हड्डियों से ये उल्टा काम करेगा। जैसे ये क्या कर रहा है? ब्लड से बोन में लेके स्टोर कर रहा है,
पैराथायरॉयड ग्लैंड जानते हो क्या करेगा? ये इसको ऐसे करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, इस डायग्राम से आप शायद समझ जाओ बहुत अच्छे से। ये इसमें कन्वर्ट किया कौन? थायरोकैल्सिटोनिन। और ये इसमें कंट्रोल कवर किया कौन? पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। पैराथायरॉयड ग्लैंड मतलब पैराथ हार्मोन कर रहा है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कर रहा है, तो हार्मोन की तरफ मैं इशारा करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये काम कर रहा है। इसको कैल्शियम की मात्रा को ब्लड से बोन में कौन लेके जा रहा है? थायरोकैल्सिटोनिन। और ये क्या काम कर रहा है? पैराथ हार्मोन ये बोन से ब्लड में लेके जा रहा है। यानी कि अगर पैराथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हुआ तो बोन आपके पतले हो जाएंगे, क्योंकि बोन से कैल्शियम निकलकर ब्लड में जाएगा। तो ये दोनों मिलकर, बात समझिएगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड का कौन सा? थायरोकैल्सिटोनिन, ये मिलकर बोन में और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो साथियों, यहां मैंने थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड का अच्छे से जिक्र किया है और आपको समझाया है, बताया है। बात समझ में आ गई? तो साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग पीनियल ग्लैंड, अगली ग्लैंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जय हिंद।